प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। राइट। अब जो थर्मोडायनेमिक है, देखिए आज की क्लास में हम लोग जो थर्मो पढ़ेंगे उस थर्मो के अंदर बेसिक्स टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे। राइट। देखो, दो तरीके होते हैं थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का। सबसे पहला तरीका सीधा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को सिखा दिया जाए, काम करेगा, पेपर में सवाल भी लगेगा। लेकिन जब एडवांस का अच्छे लेवल का सवाल आ जाएगा ना, वो एडियाबेटिक आइसोथर्मल में आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, तब उस केस में हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप लोग बेसिक्स को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। आज की क्लास का टास्क ये होगा कि आज हम लगभग 1 घंटे पढ़ाएंगे। 1 घंटे पढ़ाने के बाद आप लोगों को एक 10 क्वेश्चंस का HRT देंगे, बेहद सिंपल क्वेश्चंस। आपको फील होगा कि सर ये क्यों ही दे दिया, ऐसे वाला फील होगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पर बेस्ड सवाल कोई ऐसा तो नहीं बन सकता, लेकिन ये एप्लीकेशन है, आगे जाके जो है ये यूज़ होगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। एक सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है थर्मो थर्मो थर्मोडायनामिक। नाम से पता लग रहा होगा सर डायनामिक का मतलब क्या होता है, आपको भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या मतलब होता है बेटा जी डायनामिक का? सर डायनामिक का मतलब होता है मोशन। डायनामिक का मतलब क्या होता है जी? मोशन। और थर्मो का सेंस क्या है बेटा जी? टेम्परेचर से, यानी कि हीट से। तो मैं क्या एक बात कह दूं, हीट इन मोशन, हीट इन मोशन, हीट इन मोशन इज नथिंग बट थर्मो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? इसी को हम लोग बोलते होंगे थर्मोडायनेमिक। ठीक है बच्चों। तो एक है टर्म जिसको हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक के नाम से सुना। अब इसको अंग्रेजी में डेफिनेशन करोगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग इसमें टेम्परेचर को पढ़ते हैं, एनर्जी के एक्सचेंज को पढ़ते हैं, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म हुई है एनर्जी उसको पढ़ते हैं। राइट। और वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर चीज़ों को देखा जाता है। इन बातों पर मैं भरोसा तो करता नहीं। ठीक है ना, मैं जो जानता हूँ मैं सीधी सीधी सी बात आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। एक टर्म जिसका नाम है सिस्टम, एक टर्म जिसका नाम है सिस्टम, और दूसरी टर्म जिसका नाम है क्या बेटा जी? सराउंडिंग। और आप लोगों ने स्कूल के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि दोनों मिला देते हैं और क्या बना देते हैं सर? यूनिवर्स बना देते हैं। बहुत सुंदर। तो ये बात सही है बिल्कुल कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? यूनिवर्स बनेगा। बात सुंदर है और इफेक्टिव है, और समझदारी भी इसी में ही है। सर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या हो रहा है? सिस्टम का मतलब क्या होता है? हाँ, पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब इसका? अ पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, बोलो गेम समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जिसको आप लोग देख रहे हो, जिसको आप लोग पढ़ रहे हो, वही क्या बेटा जी? सिस्टम। जैसे अभी हम सभी के लिए जो ये बोर्ड है ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा जी? सिस्टम की तरह काम कर रहा है। और इसकी रिस्पेक्ट में जो भी कुछ है वो सभी क्या होगा बेटा जी? सराउंडिंग हो जाएगा। मतलब कि एनीथिंग एनीथिंग इधर 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 होकर बैठ जाओ बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। आज ये पहली बार आ रहा है ना क्लास में, उसको आइडिया नहीं है। एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। अनकट बनाएंगे आज हम लोग। एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। राइट। जैसे अभी आप बोर्ड को देख रहे हो, मैं बोर्ड को देख रहा हूं, तो अभी हम लोग सभी किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे? सिस्टम की तरह। अब दोनों से जो मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। सभी जानते हैं। ठीक है ना, सिस्टम, सराउंडिंग या यूनिवर्स की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक बात जरूर पूछते हैं, इनके बीच में ना एक बाउंड्री होती है। ये बात सही है बिल्कुल। दोनों के बीच में क्या होती है बेटा जी? एक बाउंड्री होती है, एक बॉर्डर लाइन होती है। ठीक है ना, उस लाइन को ही आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये जो बाउंड्री सर बोल रहे हैं, ये जो सर बाउंड्री बोल रहे हैं, ये कितने टाइप की एक बार देखें तो सबसे जो पहला मेरे दिमाग में टाइप आ रहा है, सबसे जो पहला टाइप आ रहा है उसको मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों, इसको मैं बोल रहा हूं रिजिड। रिजिड बाउंड्री। भाई जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा वही क्या होगा? बाउंड्री। और मैं इसको क्या बोलूंगा जी? रिजिड बाउंड्री बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रिजिड बाउंड्री। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी देख लेंगे रिकॉर्डिंग हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि चैप्टर यूट्यूब पे डलने वाला है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक है रिजिड, और एक इसी के रिस्पेक्ट में दूसरी टर्म क्या आ जाएगी बेटा जी? बताओ जरा। नॉन रिजिड, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? फ्लेक्सिबल बोल सकता हूँ। नॉन रिजिड। अच्छा सर, नॉन रिजिड या रिजिड में क्या अंतर है? देखिए जी, एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी बॉर्डर लाइन जिसका जो चेंज इन वॉल्यूम है ये हमेशा क्या रहे बेटा जी? जीरो। नहीं आई बात समझ में? जैसे कि कोई भी एक सॉलिड वॉल है,
जैसे मैं इसी वॉल के बारे में बात कर लूँ, है ना, इस वॉल का जो वॉल्यूम होगा, नहीं है बात समझ में, इस वॉल का जो वॉल्यूम होगा, मतलब कंटेनर की जो वॉल का वॉल्यूम है दैट विल नेवर एवर चेंज। तो इसका मतलब क्या है, जब कांस्टेंट वैल्यू है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, 0 हो जाएगी। एक ऐसी वॉल जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, और इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं जरा बताना, क्या एग्जांपल बोलेंगे बेटा, थिक ग्लास वॉल, ठीक है ना। अब जरा बात कर लें नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है जी सर, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो ये पिक्चर 0 कभी भी नहीं होगी। जैसे बलून, स्पेलिंग ठीक है, BA, हाँ बलून, ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास क्या है, बलून, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है, एक तो ये 2 टाइप की बाउंड्री होगी जो आप लोगों को पढ़नी है, आपके सिलेबस के अंदर है। एक टर्म और आती है मेरे पास जिसका नाम है रियल बाउंड्री, और इसी के रिस्पेक्ट में एक दूसरी बाउंड्री और है अपने पास जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, इमेजिनरी बाउंड्री। सर ये रियल और इमेजिनरी में क्या सेंस है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, मुझे बस इतनी सी बात आप लोग बताइए। ये कंटेनर है और सॉलिड कंटेनर है, राइट, और बच्चा इसके अंदर मैंने भर दिया पानी, जल ही जीवन जो है इसके अंदर भर चुका हूं मैं, राइट। आप बस मुझे इतने बात बताइए, ये जो बाहर वाली वॉल है क्या ये सॉलिड है, क्या ये वॉल क्या है, सॉलिड। तो मैं बोलूँगा सर ये जो बाहर वाली वॉल है ना, इसको बोलूँगा मैं रियल वॉल है, और रियल बाउंड्री मुझे दिखाई दे रही है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। क्या मेरी बात समझ भाई, सिस्टम कौन हुआ, सिस्टम तो पानी है ना, अरे हाँ है ना। सराउंडिंग क्या है, जो इसके बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगी उसका नाम बाउंड्री होगा, और अगर वो बाउंड्री इस टाइप की सॉलिड है तो उसको मैं क्या बोलूँगा सर, रियल। क्या बोलूँगा मैं उसको, रियल। अब मुझे वह बताओ, क्या आपको एक ये भी बाउंड्री नजर आ रही है, ये जो पानी की अपर लेयर है ये भी तो गैस और लिक्विड को सेपरेट कर रही है। तो क्या ये वाली जो बाउंड्री है इसको आप लोग इमेजिनरी बाउंड्री का नाम नहीं देने वाले, तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ जी सर इसको नाम देना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा। एक बार दोबारा सुन लो, मैंने बोला टाइप के अंदर अगर मैं जाऊं बाउंड्री की तो सबसे पहले रिजिड, रिजिड का मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या रहे, 0। सर इस केस में चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस केस में नॉन रिजिड, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं रहेगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ रियल की, तो रियल और इमेजिनरी का सेंस यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। एक टर्म और आती है मेरे पास जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है, एक और बाउंड्री यहाँ पर आती है जिसका नाम है क्या, डायाथर्मिक। क्या नाम है बच्चों, डायाथर्मिक। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, डायाथर्मिक क्या मतलब है इसका भाई, डायाथर्मिक। और एक टर्म और आती है अपने पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा, एडियाबेटिक। देखो दोनों में बहुत सिंपल सा एक रिलेशन है, उसको समझने की कोशिश करो, बात को समझो भाई। एक कंटेनर है, राइट, मान लेते हैं ओपन है क्लोज है, मतलब एक कंटेनर है, राइट। इस कंटेनर के अंदर जो ये वॉल है, अगर मैं यहाँ पर तापमान दूं तो तापमान से मतलब हीट, अरे बोलो हाँ है ना। तो हीट का इजीली एक्सचेंज अगर हो रहा हो तो इस वॉल का नाम हो जाएगा क्या बेटा जी, डायाथर्मिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, अरे बोलो। मतलब जहां पर चेंज इन हीट क्या हो बेटा जी, 0 ना हो। और अगर बात करूं एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक का मतलब है जहां पर चेंज इन हीट क्या हो जाए बेटा जी, 0। देखो शुद्ध भाषा में मैंने कुछ समय लेकर ये बातें तुम लोगों को पढ़ाई, और जानबूझकर थोड़ा सा मैं इसको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जब ये टर्म्स जुड़ती हैं एक दूसरे से तो मुश्किल कर देती हैं सवाल को। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, मैंने अभी तक आपके जीवन में 2-4 बातें बताई, जिनमें पहली बात क्या थी, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन, सिस्टम सराउंडिंग, और इसके बाद ये यूनिवर्सल। सर इसके एग्जाम्पल बताना, डायाथर्मिक के एग्जाम्पल बता दो। कॉपर या स्टील ले लो, जो कॉपर का कंटेनर होगा ना, कॉपर कंटेनर, अरे हाँ है ना, ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा जी, डायाथर्मिक। कॉपर में पानी रखो और आप हीट करो, इजीली क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंज होगा। लेकिन यही काम अगर मैं देखूं थर्मस के अंदर, किसके अंदर देखूं बेटा जी, थर्मस के अंदर, तो थर्मस के अंदर हीट क्या है, एक्सचेंज नहीं होती। इसका मतलब जो है ऐसा कह देना चाहिए इस बातों को पढ़ते हुए कि जो कंटेनर है, जो थर्मस होती है आपकी बोतल जो होती है, उसके अंदर अगर चाय गर्म करके रखोगे तो चाय तो हमेशा गर्म रहनी चाहिए अगर हीट लॉस नहीं हो रहा तो। पर ऐसा होता है क्या, नहीं। 14 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे एक कैपेसिटी है, उसके बाद जो है वो
लूज हो जाती है, हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि जो थर्मस है ये कोई आइडियल एग्जाम्पल नहीं है एडियाबेटिक का, लेकिन हम लोग लेते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन आइडियल एग्जाम्पल नहीं है। दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो एक जैसा और दूसरा एग्जैक्ट वही होना, तो ये जैसे वाली कहानी में है, राइट। चलिए, तो इतना डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया, इसको नोट वोट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आगे मूव करते हैं। देखो, जहां मुझे लगेगा कि अब ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ठीक से पढ़ानी चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा बेटा जी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ सिस्टम की मैं यहाँ पर बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? टाइप ऑफ सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ सिस्टम में सबसे पहला जो सिस्टम आता है उसका नाम क्या है? ओपन। ओपन सिस्टम के अंदर एक कंटेनर है, इसके अंदर है कुछ कुछ, क्या इसके अंदर? कुछ कुछ। और इस कुछ कुछ के अंदर मैं अगर इसको हीट कर दूं मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा? सर यहाँ जो मैटर है वो भी जा सकता है बाहर, और हीट तो जा ही रही है, अरे हाँ, है ना। तो यहाँ से एक बात इंटरप्रिटेट हो रही है, क्या? एक ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सके और जहां पर मास या मैं कहूं मैटर का भी एक्सचेंज हो सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? तो यहाँ पर मैंने ई को बोला एनर्जी और मास को कैपिटल एम या मैटर को एम से रिप्रेजेंट कर दिया। एक बात और बतानी है बहुत छोटी सी, ये जो एनर्जी का चेंज है ना, यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज है, ये जो एनर्जी का चेंज है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी का जो चेंज है दैट कैन बी डन बाय यूजिंग टू मेथड, यानी कि दो तरीके से एनर्जी का लॉस हो सकता है, इन द टर्म ऑफ हीट और इन द टर्म ऑफ वर्क। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जनरली क्या सोचता है बच्चा, अगर कहीं हीट का एक्सचेंज नहीं है ना, तो बच्चा सोचता है कि वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर वर्क के थ्रू एनर्जी ने अपने आप को एक्सचेंज कर रखा हो। सुंदर बात, राइट। अब बात करें हम लोग, इसके बेसिक्स एग्जांपल होते हैं कि कप का प्याला है, उसमें चाय मतलब चीनी है या चाय है, जो भी है, उसको पानी टेम्परेचर दे रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और मैटर चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रही है, दुनिया भर की बात है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा विषय पर बात नहीं करेंगे, क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो, क्लोज सिस्टम का सेंस क्या है सर? अगर कोई सिस्टम क्लोज है, अपना दिमाग लगाना, चलो मैं कहूँ यहाँ पर ए है, चलो मैं मान लेता हूँ ये हीट को गेन भी कर रहा है, यानी कि हीट कैन बी एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज हो रही है। भाई ए उड़ के जा बटा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी का तो चेंज पॉसिबल है, लेकिन मैटर का चेंज नहीं है। एक बार क्या हुआ, किसी महानुभाव ने पूछा कि ये कंटेनर है, ये क्या है? एक कंटेनर, और इसके अंदर जो ये वॉल है ना, ये वॉल हीट को एक्सचेंज नहीं करती, हीट को एक्सचेंज नहीं करती, आइसोथर्मल है। मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है, डायाथर्मिक का नाम कंडक्टिंग भी होता है, तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करा? एक प्रेशर, एक वो लगा लिया, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन लगा लिया, राइट। आपने क्या काम करा? इसमें कोई कंटेनर में कोई गैस है, लिक्विड है, जो भी है, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया बेटा? प्रेशर। और आप लोग जानते हो वर्क का एक फॉर्मूला होता है P/Δ V, पता है बात? तो आप प्रेशर को अगर चेंज कर रहे हो, भाई पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर P2 है, तो ऑब्वियसली यार क्या चेंज हो जाएगा? वर्क चेंज हो जाएगा। और वर्क चेंज होने का मतलब क्या? एनर्जी इस टर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा सर हीट तो इस केस के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर हीट जो है वो जा रही है। इस वाले केस में अगर मैंने सिस्टम को ही आइसोलेट कर लिया, यानी कि वॉल जो है वो ये वाली वॉल कैसी थी बेटा जी? ये वॉल है मेरे पास कंडक्टिंग, या मैं बोलूं डायाथर्मिक। लेकिन अगर इसी वॉल की जगह मैं क्या ले लेता? नॉन कंडक्टिंग, या मैं कहूं एडियाबेटिक वॉल ले लेता, तो उस केस में हम लोग हीट को एक्सचेंज नहीं करा पाते। बात सही है, लेकिन सिस्टम अगर मैंने ऐसा बना दिया कि जहां प्रेशर का एक्सचेंज हो सके, तो मतलब वर्क का एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये भी क्लोज सिस्टम में ही काउंट होगा, ना कि आइसोलेटेड सिस्टम में। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? ये सुंदर बात थी। नेक्स्ट बताइए जरा। सर आपने बताया आइसोथर्मल, अब तो नाम से समझ में आ रहा है कि सर इस केस में क्या होगा? मास एक्सचेंज नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा? नाइदर मास नॉर एनर्जी। और इसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल क्या है? मैं वही कहूँगा, आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मस। लेकिन कोई पूछ ले, अड़ जाए, भैया इसका आइडियल एग्जाम्पल बता दे, तो उसका एग्जाम्पल होना चाहिए यूनिवर्स। आप एक बात बताओ, यूनिवर्स से कितनी चीजें बाहर और कितनी चीजें अंदर चली जाती है? कुछ नहीं। जो मैटर है वो भी अंदर रहेगा, जो हीट है, एनर्जी है, वो भी अंदर रहेगी। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ना तो हीट चेंज, ना ही मैटर चेंज। इसका क्या सेंस है? इसका सेंस यही है सर कि यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आसानी से बातें क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को आगे मूव कर रहा हूँ बेटा। चलो अब ध्यान से देखो, टॉपिक शुरू होने जा रहा है भैया, ठीक है ना।
कोई अचानक से मतलब जो ड्रॉपर टाइप का बच्चा है या पहले से पढ़ चुका है वो इस टॉपिक को यहाँ से शुरू कर सकता है। देखिए भाई बहुत सुंदर सी अब बात सुनने की कोशिश करिए, बड़ा ही सिंपल तरीके से पढ़ा देते, मुश्किल तो पढ़ाते नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या नाम है इसका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? एक्सटेंसिव। मेरे प्यारे बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी का सेंस समझो। सुनो 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 सुनो, मैंने बोला भैया ये पेन एक्सटेंसिव है इंटेंसिव, मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आना चाहिए? इस पेन के टुकड़े करो, इस पेन के टुकड़े करो, और टुकड़े करने के बाद देखो जो ये वाला पार्ट कर रहा था क्या वो ये भी बात पार्ट कर रहा है क्या? अगर कर रहा है, अगर कर रहा है, इसका सेंस क्या है? कि ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, छोटा पार्ट भी वही काम कर रहा है जो बड़ा पार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। ये कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? बोल दो, कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, राइट। और एक्सटेंसिव क्या है? कि जैसे ही तुमने इसको छोटे पार्ट में तोड़ा तो उसका जो छोटा वाला पार्ट है वो बड़ा पार्ट अलग बिहेव करेगा, छोटा पार्ट अलग बिहेव करेगा, तो उसका मतलब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव। बहुत ध्यान से एक बार सुनने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने बोला एक रूम है अपना, इस रूम का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 25 डिग्री सेल्सियस, और मैं कहूँ इसमें एक लाइन डाल दे, बीच में एक वॉल बना दे, इधर और इधर का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब मैंने सिस्टम को आधा करके देखा तो पाया इधर भी टेम्परेचर सेम, इधर भी टेम्परेचर सेम। कौन सी प्रॉपर्टी? सेम काम। विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम करो। पहले वॉल्यूम क्या था? v, आपने हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी हाफ हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ जो वॉल्यूम है वो कम है, यानी कि ये v/2 है, और ये क्या था? v/2, और इनिशियली क्या था? v था। इसका मतलब वैल्यू चेंज आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रेशर, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि वॉल्यूम क्या हो गई? बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? ऐसी दुनिया भर की चीजें, कुछ ट्रिक्स एंड टूल्स हैं इसमें जो आप लोग भाई इतनी सारी प्रॉपर्टीज को कैसे याद करेंगे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ट्रिक्स एंड टूल्स हैं जो यहाँ पर चीजों को मैं कवर करा दूंगा। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले सुनिए, ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू अनचेंज रहती है, सिस्टम is divided into the small part. When system is divided into the small part, it doesn't depend upon the amount or the mass or the mole. जो मास पे, जो मोल पर, जो अमाउंट पर डिपेंड ना करें, वही क्या हो जाएगा बेटा जी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अपोजिट में आ जाने जरा, प्रॉपर्टी हुज वैल्यू रिमेन या हुज वैल्यू चेंज व्हेन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट, दैट इज डिपेंड अपॉन द मास एंड अमाउंट एंड द मोल। बोलो गेम समझ में आया? अभी अब गेम समझ में आया बेटा? ध्यान से सुनो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें सबसे बड़ा गेम है बेटे, केवल और केवल एग्जाम्पल इसमें बड़ा गेम है। पहले एक ट्रिक सुन लो मेरी, सुनो सुनो सुनो। अगर किसी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो मतलब होता है फिक्स, और जो वैल्यू फिक्स है तो वो इंटेंसिव होगी कि नहीं होगी? बात सही है कि नहीं है? बताओ भाई। अगर मैं तुमसे कहूं डेंसिटी, 1 लीटर पानी की डेंसिटी और 1 मोल पानी की डेंसिटी, दैट इज सेम। वैल्यू क्या रहेगी? सेम। इसका मतलब ये कि इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। अब फिजिक्स के जितने भी कांस्टेंट है, केमिस्ट्री के जितने भी कांस्टेंट तुमने पढ़े, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फलाना कांस्टेंट, ढिकाना कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, दे ऑल आर इंटेंसिव। वो सभी क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव। ईएमएफ इंटेंसिव। मेरी बात समझ में आ रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट था, इंटेंसिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर ने 2-3 चीजें बताई। सबसे पहले स्पेसिफिक वर्ड मतलब फिक्स वर्ड, फिक्स मतलब कांस्टेंट, तो ऑल कांस्टेंट बिकम इंटेंसिव। स्पेसिफिक के अलावा अगर किसी भी टर्म के आगे मोलर लग जाए, मोलर हीट कैपेसिटी, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अगेन इंटेंसिव। और जनरली जो एनर्जी की टर्म होती है ना, एनर्जी की टर्म्स वो क्या होती है? एक्सटेंसिव होती है। अब सिखाते हैं आप लोगों को, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए सभी। मैंने बोला प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, सेंस क्लियर है बिल्कुल? बोलो भाई कि वॉल्यूम वहां क्यों और प्रेशर टेम्परेचर यहाँ क्यों? अब ध्यान से सुनो। मास, मोल, तो मास पे तो डिपेंड कर रहा है, मोल पे तो डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली कहाँ होगा? इधर ही होगा। बोलो गेम समझ में आया? अब देखो, हीट कैपेसिटी एक टर्म होती है, बाद में पढ़ेंगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, जिसको यू या ई बोलते हैं। सुनो इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखना। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडम मैस, कौन कितना ज्यादा फ्रीडम। जैसे गैस की फ्रीडम मैस क्या होती है? बहुत ज्यादा, वो कहीं भी मूव कर सकती है, जबकि सॉलिड की कम होती है, लिक्विड की कम होती है, सॉलिड की बहुत ही कम होती है, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली एक बात समझ में आती है, मास है, हीट है, कैपेसिटी, एंथैल्पी है, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, यू या जी। एक बात होती है हमारे पास जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी हम लोग? जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया, फोर्स और मोल्स। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव।
गिब्स फ्री एनर्जी को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा समझाने के लिए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसने अपने नाम के आगे फ्री लगा लिया, गिब्स फ्री, है ना। मैं अब किसी के नाम के आगे मैं कहूँ निकुंज फ्री एनर्जी, बुरा लगेगा, बुरा लग रहा। इतना बड़ा साइंटिस्ट अपने नाम के आगे फ्री लगा रहा, उसका सेंस तो समझो। उसका सेंस ये था, ऐसे समझने की कोशिश करो, मान लो आपने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया, क्यों भरवाया? कि भाई ये कम से कम 1 लीटर में 30 किलोमीटर चले, ऐसा भरवाया। और तुम्हें पता लगा यार जो पेट्रोल है ना उसी से इंजन गर्म हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है उसको इंजन भी तो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन क्या आप चाहते हो कि वास्तव में इंजन गर्म हो? नहीं, आपने क्या चाहा, गर्म हो या ना हो हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। कारनोट साइकिल, कारनोट साइकिल क्या कहता है? कारनोट इंजन, कारनोट साइकिल क्या कहता है? यही तो कहता है कि हम 100% एफिशिएंसी इंजन नहीं बना पाए अभी तक, वरना तो दिक्कत ही क्या थी। कार के आगे लगाते बैटरी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में चलाते, मैग्नेटिक फील्ड में चलाते अपने आप चार्ज होती और अपना ही डिस्चार्ज होती चली जाती। साइक्लिक प्रोसेस, नो यूज ऑफ पेट्रोल, है ना, सीधा सीधा गेम खत्म। लेकिन क्योंकि कारनोट इंजन है सब। चलो अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता रहा था कि जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, जो सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उसको एक्टिवेट होने के लिए, उसी का नाम क्या, गिब्स। इसलिए इसको बोलते हैं माइनस यूजफुल वर्क, माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। चलिए ऐसे मैंने बोला स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, कैपेसिटी, ईएमएफ ऑफ द सेल, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलरिटी, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स भी किसमें काउंट होंगे बेटा जी, इंटेंसिव में, और स्पेसिफिक वॉल्यूम, दीज ऑल आर कंसिडर इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सभी किसमें कंसिडर हो रही है, इंटेंसिव। मैं फिर कह रहा हूँ भाई एक साथ तो याद नहीं होंगी, है ना, ये धीरे 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 आपको याद हो जाएंगे, पर हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका वही याद रखना आप लोगों को अपने जीवन में, राइट। आइए भैया नोट पर आ जाइए, नोट देख, इधर देख बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जितनी भी है, प्रियांश उधर देख, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर ग्राम या पर मोल बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सुंदर बात है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने यहां पर लिखा इसको एंथैल्पी, क्या लिखा, एंथैल्पी। अगर मैं इसी का नाम मोलर एंथैल्पी लिख दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव। अब समझदारी मत करना, पता लगे यहाँ कैपेसिटी दिख रही है, इसको लिख दो मोलर कैपेसिटी और इसको इधर कर दो, समझदारी नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ मोलर लगा रहा हूँ तो वो इधर ही जाएगा, उधर मोलर लगाएंगे तो वही प्रॉपर्टी है फिर वो, ठीक है, उसको स्वैप मत कर देना। फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी बदल जाती है, ऐसी मास है, मोलर मास है, हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एंड सो ऑन, राइट। तो बेसिक डेटा क्लियर हो गया सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखो जरा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, ये सभी जानते हैं तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपन वॉल्यूम, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंटेंसिव। सुंदर बात तो ये रही बेटा जी, इसलिए ध्यान से सुने भैया, कम किताबों में लिखी हुई बातें इसलिए ध्यान से सुनो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव इन नेचर वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। इसका क्या सेंस है, इस बात का क्या सेंस है? इस बात का ये सेंस है सर कि आपने हमें सिखाया था कि मास जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास कैसी है, एक्सटेंसिव। तो किसी कंटेनर का मास m है और उसके अंदर लिक्विड वाटर है, और दूसरे कंटेनर का मास m2 है और उसके अंदर भी लिक्विड क्या था, वाटर ही था। तो आपने m1 प्लस m2 आसानी से कर सकते हो, मास कैन बी एडेड। लेकिन अगर यही पिक्चर डेंसिटी के साथ हो, तो अगर उसकी डेंसिटी d थी और इसकी डेंसिटी d है, तो भैया d प्लस d 2d नहीं करना है इसको, दैट इज d। आगे मेरी बात समझ में, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, राइट। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर T था, इसका टेम्परेचर क्या था, T, तो फर्दर टेम्परेचर T 2T नहीं होगा, दैट इज T। तो डायरेक्टली आप इसको ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिक सी टर्म्स थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो ये बात है नहीं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऐड नहीं करते, एडिटिव नहीं होती, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होती है। नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन एंड पार्ट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म साई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, साई से। बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ऑल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल, इसको स्टेट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत बड़ा ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब है कि आप अपने घर से चले और मेरे सेंटर पर आकर 4 बजे से क्लास हो रही है। क्या मुझे इस बात से मतलब है कि प्रियांशु सेक्टर 9 से आया है, या रोहन बल्लभगढ़ से आया है, या एक बच्ची जो है सेक्टर 9 से आई है, या 19 से आए हो, 18 से आए, क्या कोई मतलब है? नहीं ना। इसका मतलब मैं कौन हूँ, स्टेट फंक्शन हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में पता है, मैं डिपेंड करता हूँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। मैं इस बात पे कोई दिमाग नहीं लगाता कि जो अभय है वो सेक्टर 16 से आ रहा है, या 17 से आ रहा है, या नहर पार से आ रहा है, या बल्लभगढ़ से आ रहा है, या कहीं और सेक्टर से आ रहा है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही? ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट। स्टेट है प्रॉपर। आगे बात समझ में? इसके लॉजिक, इसके रीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन, राइट। डिपेंड्स, ये काम की बात है, डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस और द स्टेट, राइट। ऊपर वाली कहानी को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों ही प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन है। कैसी प्रॉपर्टी है? स्टेट फंक्शन है, राइट। फिर है यहाँ पर एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई या गिब्स एनर्जी होगी, और इंटरनल एनर्जी, यानी कि एनर्जी एंड प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सभी क्या हो जाएंगी? स्टेट फंक्शन। इतना दिमाग क्यों ही लगा रहे हो? सीधी सर की बात सुनो। वर्क, हीट और मोलर हीट कैपेसिटी, इन तीनों को छोड़कर, वर्क, हीट, मोलर हीट कैपेसिटी को छोड़कर सभी स्टेट फंक्शन है। क्लियर है बेटा? सभी क्या होने वाले? स्टेट फंक्शन होने वाले। चलो सर, ये तो मजा ही आ गया सर, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व करा दी। जरा नोट में आकर देखें भैया, यहाँ पर गेम घूमेगा कुछ बातों में, बहुत ध्यान से देखो। मैं फिर ही कह चुका हूँ कि आज की क्लास महा बेसिक होने वाली है, इसको मुश्किल तौर पर ना लें सर, ये सब रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, भरोसा रखो बस, ठीक है ना। कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, पेपर आएगा जमा जम मस्त तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा। मैंने बोला स्टेट फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। देखो अब ये सुंदर बात जो है ना, सुंदर बात को पढ़ाने के लिए इसको पढ़ाना आवश्यक है। कहीं स्मॉल पी लिखा आएगा, कोई तुम प्रेशर मत मान लेना, टेम्परेचर में स्मॉल टी कुछ लिखा आएगा, नहीं मान सकते। रिप्रेजेंटेशन है कि इसको हम लोग कैसे लिखना है? कैपिटल में ही लिखना है। गेम घूमेगा, ध्यान से सुन। कह रहा हूँ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या डेल्टा जी, सॉरी नॉट डेल्टा जी, इट इज जी, एस, एच और ई। ई का मतलब क्या है यहाँ पर मुस्कान? इंटरनल एनर्जी। और एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी, एंट्रोपी, राइट। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं, चेंज इन द स्टेट फंक्शन बिटवीन द टू स्टेट इज ए डेफिनेट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि भैया ये एक डेफिनेट है, फिक्स क्वांटिटी है। नहीं ये बात समझ में? इससे क्या सेंस है सर? इस बात से क्या सेंस है? देख इधर, इस बात से क्या सेंस है? मैंने आपको बोला एस जो है ना, एस वो एक स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी सब जानते हैं, लेकिन डेल्टा एस नहीं है। एस इज द स्टेट फंक्शन बट डेल्टा एस इज नॉट। टी इज द स्टेट फंक्शन बट डेल्टा टी इज नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसकी वैल्यू एक फिक्स हो सकती है। चलो चेक कर लेते हैं। जो पॉइंट बोला मैंने यार रिप्रेजेंट भी कर दिया। चेंज इन द स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन बट चेंज ऑफ द टेम्परेचर इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समझ में आया बेटा? जी इज अ स्टेट फंक्शन बट डेल्टा जी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, राइट। फिर कह रहे हैं चेंज इन द स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। ये तो सबने पढ़ रखा है यार कि जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। अब वो चाहे डेल्टा पी हो, डेल्टा ई हो, डेल्टा एस हो, डेल्टा टी हो और डेल्टा बी हो। सुनो सुनो, जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका चेंज साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है, स्टेट फंक्शन जीरो ना होते। सुंदर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि टी जीरो, मैं कह रहा हूँ डेल्टा टी जीरो। क्या कह रहा हूँ? डेल्टा टी जीरो। तीन चीजें जो जीरो नहीं रहेंगी। कौन कौन सी चीजें नहीं रहेंगी बेटा जी? सर वही चीजें जो कि पाथ फंक्शन होंगी। कौन कौन सा? हीट, वर्क और मोलर कैपेसिटी। बोलो गेम समझ में आया नहीं आ रहा? कौन सा? मोलर कैपेसिटी। चलो सर पाथ फंक्शन के बारे में बात कर लें। सर पाथ फंक्शन का मतलब मैं अगर ये मायने रखने लगूं कि भाई ये बच्चा जो है सेक्टर 9 के किस रूट से निकल के आ रहा, ट्रैकिंग बना दूं प्रॉपर, तो मतलब मैं ही किसकी तरह बिहेव करने लगूंगा? पाथ फंक्शन। दैट विल डिपेंड अपॉन पाथ। और ये बात भी सही है। देखो बेटा, मैंने बोला मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, तो आप लोग देख पा रहे हो मैंने एक वर्क किया। मैं यहाँ से फिर से यहाँ आ गया। कोई मुझसे कहे कि मैंने क्या वर्क किया, जैसे एक बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने उसके लगाया तो उसका फेस ऐसे हुआ, फिर मैंने एक यहाँ से लगाया तो उसका फेस ऐसे हुआ। बात समझ में आ रही है? देखने वालों को क्या लगेगा कि ऐसा ही तो है जैसे पहले। ये तो जिसके लगाए वही तो बताएगा कि कुछ वर्क हुआ है नहीं हुआ। बोल गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सारा खेल क्या है? सारा खेल ये कि वर्क जो है ना पाथ पर डिपेंड करता है। वर्क किस पर डिपेंड करता है? पाथ। हीट जो है वो पाथ पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, मैं बात करूं प्रेशर की, मैं बात करूं एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन सब सारी टर्म्स की, तो उस केस में बोलूंगा सर ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, दे आर स्टेट फंक्शन। तो जैसा बोला वैसा मैंने लिख दिया है। मैंने लिखा है कि अच्छा एक सुंदर बात सुनो 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 सुनो, कंफ्यूजन। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन? जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। सही बात।
पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करे। तो क्या पाथ फंक्शन इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं करेंगे? करेंगे। सिस्टम तक नहीं लाओगे उसको? अरे बोलो, मैं ये मतलब रखने लगूं तुम घर से कितने बजे चले हो और ये बोल जाऊं कि मेरे पास आ रहे हो, कहीं और जा रहे हो तो मतलब समझ रहे हो ना, तो नालायकी हो जाएगी फिर। मतलब कि काम की बात क्या है, स्टेट जो पाथ फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों को ये तो देखना ही है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसके अलावा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, किस रूट से आया है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। देखो लिखा हुआ इनिशियल फाइनल पोजीशन के साथ साथ आपको पाथ और मैकेनिज्म फॉलोड बाय द सिस्टम को भी पता करना पड़ेगा, चाहे वो वर्क डन हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर कैपेसिटी होगी। ठीक है, अभी मैं इस पर ना बहुत ज्यादा प्रकाश डाल नहीं रहा, इसलिए परेशान मत हो ना, अलग से टॉपिक है। मोलर हीट कैपेसिटी अलग से टॉपिक है, बहुत धुरंधर तरीके से इसको सिखाएंगे। क्या डेटा क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आ रहा है गेम कैसे घूम रहा है? चलो, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम क्या है बेटा जी? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या नाम है इसका? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास टर्म पता लग रहा है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर। और अभी यहाँ पर एक सुंदर बात आती है, देखो मेंस वाले बच्चे सुने ध्यान से, यहाँ पर टेम्परेचर अगर लिखा होगा इन द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट और टेम्परेचर इज थ्रू आउट कांस्टेंट, बोथ आर द डिफरेंट मीनिंग। दोनों के अंदर अलग अलग बातें हैं। कैसे? थ्रू आउट का क्या सेंस है यहाँ पर? थ्रू आउट का मतलब है चेंज छोटा हो, चेंज बड़ा हो, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चाहे वो डेल हो, चाहे वो डेल्टा हो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे कुछ केसेस हैं जब चेंज बड़ा होता है तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चेंज छोटा होता है, रिवर्सिबल के अंदर पढ़ाएंगे तो चेंज क्या हो जाता है बेटा जी? दिखता है, और एक में चेंज नहीं दिखेगा, मतलब समझ रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो कुल मिला के बात है, आइसोथर्मल के केस में एक ही बात पता होनी चाहिए आप लोगों को, सर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, महाबेसिक बात है। तो डेल टी और डेल डी टी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। नोट डालकर एक बात मैंने यहाँ पर लिखवाई बच्चों को, मैंने बोला आइडियल जो गैस होती है ना उसकी एक कंडीशन है। क्या? आइडियल गैस के केस में गैस की इंटरनल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, सब जानते हैं बात, हम नहीं जानते। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोला हुआ है कि यहां जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सर कहां पढ़ा दिया आपने? के टी जी 3/2 एन आर टी, याद आ गया? अरे काइनेटिक एनर्जी का यही पढ़ाया क्या? तो जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली है, टेम्परेचर के साथ है, डेल्टा टी के साथ नहीं। इसका मतलब क्या है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। बोलो गेम समझ में आया? टेम्परेचर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो चेंज कितना रहेगा? 0 ही तो रहेगा। क्या रहेगा? चेंज 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सुंदर बात जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, इसके ग्राफ को हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पहले ही पढ़ा दिया था कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व ऐसा बनता है। सर आपने नहीं पढ़ा है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को याद रखना दिमाग में। कह रहे हैं कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व तो ऐसे ही बनता होगा। आइसोबारिक के केस में बेटा जी कौन कांस्टेंट है? बेटा सेम प्रेशर। जब प्रेशर सेम है तो प्रेशर कांस्टेंट है, चाहे वो डीपी हो चाहे वो डेल पी हो, डेल पी डीपी, राइट। ओपन सिस्टम के अंदर हम लोग जो है इसको लेते हैं, और पता है मैक्सिमम जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है ना, मैक्सिमम केम रिएक्शन इसी के अंदर परफॉर्म होती है, इसी के ऊपर परफॉर्म होती है। आइसोबारिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोबारिक। कैसा सिस्टम है बेटा जी? आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक सिस्टम है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर ऐसा होगा, क्योंकि सर आपने बता रखा प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने? कुछ गड़बड़ करा है मैंने? नहीं, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगी टर्म। अरे बोल दो, वॉल्यूम को बढ़ाते जाओ, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम कर्व तो यही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगली प्रोसेस जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। नाम से पता लग रहा होगा सर, आइसोकोरिक का मतलब क्या हो जाएगा? सेम वॉल्यूम। सर सेम वॉल्यूम का मतलब वही पीवी इक्वल टू एनआरटी से डेटा हम लोगों को क्लियर है। सर वॉल्यूम को सेम रखना है तो सर कंटेनर को क्या करना पड़ जाएगा? क्लोज करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा? क्लोज। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर वॉल्यूम को सेम रखना है तो भैया ऐसे करवाएगा कि नहीं आएगा? बाकी पीवी इक्वल टू एनआरटी से सीख सकते हो। नेक्स्ट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब क्या है? कि वहां पर कोई हीट का एक्सचेंज ना हो। मतलब कैसा सिस्टम हो जाएगा? इंसुलेटिंग सिस्टम हो जाएगा, इंसुलेटिंग।
इंसुलेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर हीट एक्सचेंज कितना रहेगा, 0। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व आता है ये भी कैसा कर्व आता है, ऐसे ही इन्वर्सली आएगा, लेकिन इट इज मोर स्लोप्ड देन द आइसोथर्मल कर्व। जैसे अगर मुझे ओवरऑल कर्व बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, अबे बता जरा। आप कहेंगे सर ऐसे बना लो सर, यहाँ बना लो सर प्रेशर और यहाँ बना लो वॉल्यूम, सर इसको बना लो ऐसे और इसको बना लो ऐसे, सही है क्या? बोलो ये ऊपर वाली बात सर ने क्या बनाई होगी, बताओ जरा। आइसो बारिक, भाई प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, और ये क्या बना दिया होगा सर ने, आइसो कोरिक। और यहाँ जो कर्व बनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ। अब मुझे बता कौन सा आइसो है और कौन सा एडियाबेटिक है। नीचे वाला क्या है, एडियाबेटिक, क्योंकि सर मोर स्लोप्ड है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, इसका झुकाव क्या है, ज्यादा है। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आइसो थर्मल। बोलो गेम समझ में आया, पक्का? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी बच्चों को, आसानी से बात क्लियर है। अब आपके पास जो है मैं 10 सवाल लेके आ रहा हूँ इन्हीं पर बेस्ड, इसके बाद हम लोग रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और वर्क को समझने की कोशिश करेंगे।